वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी हिस्ट्री क्लासेस में। तो इसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस में एक इंटरेस्टिंग तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम पुरानी घटनाओं को सीख सके, उनकी जो अच्छी पॉलिसी थी उनको अपना सके, और जो गलत तरीके थे हम उनको आज सुधार के अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को बेहतर बना सकें। तो हम इसमें ये पुरानी घटना सीखते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि आप पूरी हिस्ट्री को मतलब अच्छे से कवर करिए, उसको स्टडी करिए, उसके पॉइंट को समझिए, उसके जितने भी सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, उन सबको आप अच्छे से सब कवर करके आइए। क्या आप कर लेंगे एक बार में? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री हमारा बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उसको क्या कर दें, उसका क्लासिफिकेशन कर दें, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको सही तरीके से समझ सकें। तो ये हम जो क्लासिफिकेशन है वो हम स्क्रिप्ट के आधार पर करते हैं, लिपि और टाइम के आधार पर करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है, यानी कि लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लोग साक्षर थे कि नहीं थे, कितना लिखा गया, किस हद तक लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, और जो लिखा गया आज पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया। ये सब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं इसमें टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है ना। टाइम तो टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी ताकि हम देख सकें कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से रूलर्स देखने को मिलते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, किस टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, किस टाइप के यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चरल, रीजनल टाइप के जो एस्पेक्ट्स है वो कवर करते थे उस टाइम के रूलर्स, उनके रूल, है ना। तो हमें ये सब क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको भारत का एग्जांपल दूं, तो भारत में क्या है, आदि मानव भी हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड भी आया है, जिसमें से हमारे सुधार सुधार के साइड चलता है हमारा जो समाज है। फिर हम यहाँ पे जो जितने भी हमें वेद पुराण है उनकी जो लिखा जो मतलब लिखने का जो टाइम है वो भी यही हमें देखने को मिलता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, जो भारत के रूलर्स हैं और उनका भारत में रूल देखने को मिलता है। फिर मुस्लिम रूलर्स आए भारत में, उनका रूल हमें भारत में देखने को मिलता है। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उनका रूल भी हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में हमें अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं। तो हमें अलग अलग तरीके की जो स्टडी है वो भी करनी पड़ती है ना। इसलिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग में क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट के आधार पर देख लेते हैं। स्क्रिप्ट के आधार पर अगर हम अपने टाइम पीरियड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रागैतिहासिक काल सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि जो लिखा गया वो आज तक पढ़ा नहीं गया। आद्यताइक काल लिखा तो चला, लिख तो लिया, लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाए हैं उसको, है ना। फिर हमें आद्यताइक काल देखने को मिलता है। सबसे इजी आद्यताइक काल है, जो लिखा गया पढ़ा भी गया, यानी कि जो इन सबके एग्जाम्पल्स भी बहुत इजी हैं। कैसे एग्जाम्पल्स हैं दिखते हैं। आद्यताइक काल का मतलब है कि जिस टाइम पे लोग पत्थर से काम करते थे, जो पत्थर से काम कर रहे थे, तो वो लिखना नहीं जानते थे। वो लोग क्या करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थर से आग लगाना सीखे वो, है ना। और पत्थरों के भाले बनाना सीखे ताकि वो शिकार कर सकें। और कुल मिला के पत्थरों से वो काम किया करते थे, है ना। फिर हम देखते हैं आद्यताइक काल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इस पे जो लिखा गया वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। टेक्स्ट में बहुत सारे मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है, जिसमें चीजें लिखी भी गई और पढ़ी भी गई। इस टाइम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आज हम पढ़ पाते हैं, समझ लीजिए वो उस टाइम पे लिखा गया था और आज हम उसको पढ़ रहे हैं, कि हम उसको रीड कर चुके हैं। जो ब्रह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, या जो भी अलग अलग रीजनल जो लिपियां जो लिपि थी, हम उनके थ्रू आज उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और आज के टेक्स्ट में उसको पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं, है ना। तो इसमें क्या आता है, जैन, बौद्ध, मध्यकाल, आधुनिक काल, एटसेट्रा हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। आप क्या कहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है हम वो एक बार हम उसको एक बार देख लेते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है वो क्या है, वो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्राचीन काल, एंशियंट टाइम पीरियड, 5 लाख बीसी से लेकर के 7th एडी तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि पत्थरों से काम करने से लेकर के लिखा पढ़ी भी समय में हो चुकी थी। इसकी रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब इस टाइम तक लिखे जा चुके थे, पढ़े जा चुके थे। मौर्य एम्पायर और गुप्ता
गुप्तास टाइम पीरियड तक इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, है ना, ये सब डायनेस्टीज हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। इस टाइम में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर देखने को मिलते हैं, और इसका एंड होता है जब यूरोपियंस भारत में आ जाते हैं। तो यूरोपियन जो है वो भारत में आ जाते हैं, और जो मध्यकाल है वो खत्म हो जाता है ना। तो यूरोपियन जैसे भारत में एंटर करते हैं, उसके बाद से हमारा शुरू होता है आधुनिक काल, जिसमें क्या होता है, हमें उस टाइम के जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो देखने को मिलते हैं, अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लोग चीज़ों को लेके कितने जागरूक हो गए थे, वो सब हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। ये कब तक चलता है? 1947 तक चलता है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहले थे प्राचीन काल। प्राचीन काल का मतलब एंशियंट टाइम पीरियड। इस टाइम का जो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 5 लाख बीसी से लेकर के 7 AD तक हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या होता है भाई? इसको हम प्राचीन काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो एक है पाषाण काल, 5 लाख से 10,000 BC तक। इसका सब बेस्ट एग्जाम्पल भीमबेटका मध्य प्रदेश। फिर हमें मध्यकाल देखने को मिलता है। मध्यकाल का मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC तक। बाघ और राजस्थान इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तीसरा है नव पाषाण काल, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये 8,000 BC से लेकर के 2,500 BC तक हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें चिरांद और बुर्ज होम इसके बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल में हमें 8 AD से लेकर के 18th AD तक हमें देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में जो हमें यहाँ पे इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, दो इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो देखने को मिलता है। जैसे कि 1206 AD से लेकर के 1526 AD तक हमें देखने को मिलता है। 1526 AD से लेकर के 1707 AD तक हमें देखने को मिलते हैं। और क्योंकि 8 से शुरू हो रहा है, हम यहाँ पे 12 का टाइम मेंशन किया हुआ है, तो इसमें हमें उसके पहले भी हमें जैसे कि तराइन वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, उसके उसके पहले भी हमें पाल, राष्ट्रकूट प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और कई सारी चोल, चेर, पांड्या, ये सब डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल का मतलब है कि यहाँ पे अब जो यूरोपियंस है उनका भारत इंडिया में वेलकम हो चुका है। वेलकम तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो उनकी एंट्री भारत में हो चुकी है। वो किस लिए आए हैं? वो लोग आए हैं ट्रेड पर्पज से आए हैं। वो किस लिए आए हैं? ताकि वो इंडिया में आकर ट्रेड कर सकें और यहाँ की चीज़ों को अपने देश में ले जा सकें, और वहां पर जाके अच्छे दामों पर बेच कर वो क्या प्रॉफिट को अर्न कर सकें, है ना। इसलिए वो भारत में आए हैं। तो यूरोपियन का जो आगमन है वो हमें देखने को मिलता है। तो यूरोपियन आए हैं, जनजातियों में विद्रोह हो रहा है। अरे भाई, जनजातियों को क्या परेशानी है? जनजाति को परेशानी ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इंटरफेयर फॉरेस्ट में होगा। क्यों? ताकि वो वहां से फॉरेस्ट को साफ करके खेती की शुरुआत कराएंगे। यानी कि जो खेती होती तो बहुत पहले से हो रही है भारत में, लेकिन वो उसको और ब्रॉड करते हैं कि जितना ज्यादा खेती होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पैदावार होगी, उतना ज्यादा यील्ड होगी, है ना, पैदावार होगी, मुनाफा होगा, और उसको वो कहाँ ले जाएंगे, यूरोप में ले जाके क्या करेंगे, बेचेंगे और उसको अच्छे से प्रॉफिट अर्न करेंगे, है ना। तो जंगल अगर खतरे में है, जंगल में रहने वाली जनजाति भी खतरे में आ गई, और जनजाति खतरे में आएंगी तो वो क्या करेंगी, विद्रोह करेंगी। फिर हम देखते हैं प्लासी वॉर देखने को मिलता है, और हमें क्या देखने को मिलता है, एक बक्सर का युद्ध। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जिनसे हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो भारत में उनकी स्थिति मजबूत होती जा रही है और भारत के रूलर्स कमजोर होते जा रहे हैं। रूलर्स में भी मैं कहूँ तो मुगल एम्पायर की कमजोरी की निशानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों वॉरों में क्या हो गया था, जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे, और जो मुगल एम्पायर चल रहा था, या वहाँ का जो नवाब था, यानी बंगाल के जो नवाब थे, वो वहाँ पे हार गए थे। फिर हमें आगे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 1857 का रिवॉल्ट देखने को मिलता है। 1857 का रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके 1 साल बाद के बाद हम क्या देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर है उसका वो खत्म हो जाता है, मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है।
फिर हम भक्ति सूफी आंदोलन देखते हैं। भक्ति इस टाइम पे तो नहीं शुरू हुई, भक्ति बहुत टाइम पहले से चल रही है, वैदिक टाइम पीरियड से चल रही है ना। लेकिन क्या होता है कि जो धर्म है उसमें जो बुराइयां आ गई थी, उनको सुधारने के लिए जो आंदोलन चले उनको हम भक्ति सूफी आंदोलन कहते हैं। भक्ति जो हिंदू समाज में जो बुराइयां आ गई थी या हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसके लिए था। सूफी जो मतलब ये मॉडर्न्स के लिए था। जो मुस्लिम सूफी संत थे वो भी अपने समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। हमें यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलता है, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना अकॉर्डिंग समाज में जो बुराइयां थी वो फैलाते जा रहे थे, है ना। कभी हिंदू को मुस्लिम के विरुद्ध लड़वा दिया, या फिर जो मुस्लिम लोग हैं उनको झगड़ा करवा दिया किसी हिंदू से, या फिर मतलब भेदभाव जो को है वो बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि वो एलिट क्लास को तो कभी कभी बढ़ावा देते थे, लेकिन जो समाज के गरीब गरीब लोग हैं उनको कभी प्रमोट नहीं करते थे। उनसे मजदूरी कराई जाती थी, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कराया जाता था। इससे क्या होता था, जो समाज थी उसमें बहुत सारी बुराइयां हो गई थी, उनको सुधारने के लिए भी मूवमेंट्स चले। उसको हम समाज सुधार आंदोलन कहते हैं। समाज सुधार, सामाजिक और आर्थिक सुधार हमें समाज में देखने को मिलते हैं। फिर आता है हम राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है ना। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि भारत को हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र करा सकें, स्वतंत्र रूप से देख सकें, उसकी एक छवि ऐसी बना सकें कि हाँ जो भारत है वो भारत है ना। जैसे हम आज देखते हैं, हम अपने सारे जितने भी डिसीजन होते हैं हम खुद लेते हैं, हम उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं देखते हैं। हम चाहते थे हमारा इंडिया भी बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे मामलों में इंटरफेयर ना करे, और हम स्वतंत्र रूप से अपनी पॉलिसी को बना के अपने भारत को एक आधुनिक भारत में तब्दील कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि हम पहले स्वतंत्र करा दें, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत को बहुत तेजी से जकड़ कर रखे हुए थे, मतलब वो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते थे भारत को। लेकिन इसमें भी हमें कई टाइम पीरियड, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पीरियड को डिस्कशन कर रहे हैं तो हम टाइम पीरियड पे आते हैं ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन के भी हमें टाइम पीरियड देखने को मिलते हैं। वो टाइम पीरियड्स हैं, एक है हमें कांग्रेस का टाइम पीरियड देखने को मिलता है, कांग्रेस, एक है बंगाल विभाजन, और एक है स्वतंत्रता संग्राम। ये दिन हमें टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें क्या होता है, 1885 में क्या होता है, हमें कांग्रेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कांग्रेस फॉर्म हो गई है, कांग्रेस बन गई है, अब कांग्रेस काम करेगी, ठीक है। लेकिन यह क्या होता है, 1905 में ही क्या होता है, हमें बंगाल का विभाजन देखने को मिलता है ना। स्वदेशी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बंगाल का विभाजन होने से भी हमें दूसरे टाइम पीरियड की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। वो दूसरा टाइम पीरियड है गांधी जी के भारत में आगमन। गांधी जी का भारत में आगमन तक हमें वो टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और उसके बाद से हमें जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो होता है हमारे आजादी तक चलता है वो टाइम पीरियड। और गांधी जी के आने के बाद जो था वो हमारे भारत में जो मूवमेंट्स हैं उनका जो तरीका है वो भी बदल गया था, क्योंकि वो जो गांधी जी वो अहिंसा 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 से चलते थे, उनको हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो आजादी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें पे देखने को मिलता है। और ये था हमारी टाइम लाइन थी, या टाइम पीरियड था, जिसके थ्रू हमने क्लासिफिकेशन किया हमारी हिस्ट्री का, ताकि हम उसको सही से पढ़ सकें, समझ सकें, और आने वाले समय में अच्छी बातों को अपना के आगे बढ़ सकें। ऐसे क्या आप कहेंगे हिस्ट्री में ऐसे क्या अच्छा हुआ होगा जो हम आज अपनाए, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने मैं आपको एग्जांपल दूं, जो जैसे कोई भी हमारा जो धर्म का टेक्स्ट है वो आज का थोड़ी ना है, वो भी तो हमारा पहले का है, लेकिन आज आज हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसकी अच्छी बातों को अपनाते हैं। वैसे ही एंशियंट टाइम में कई रूलर्स हुए हैं जो मतलब वो बहुत शक्तिशाली भी हुए हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं महाराणा प्रताप, तो क्या आप उनसे नहीं चाहेंगे कि हम उनसे कुछ सीखें, उनको समझें, है ना। किस टाइप की मतलब अपने इस आत्मसम्मान के लिए लड़ना, क्या हम लोग नहीं सोचेंगे कि हाँ हम भी कुछ ऐसा बन सके। अगर हम देखें झांसी की रानी, जो गर्ल्स एम्पावरमेंट है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम झांसी की रानी को समझ सकते हैं। वो एक रानी थी, लेकिन वो सबसे महान योद्धाओं में से एक थी, क्योंकि पहले के समाज में ये मानते थे कि जो लड़के हैं सिर्फ वही योद्धा बन सकते हैं, लड़कियां सिर्फ वो घर में रहेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, ये सब काम करेंगी। लेकिन वो महारानी भी बनी और उन्होंने रूल भी किया, और कुछ टाइम रूल भी किया, और वो एक महान योद्धा बनकर सामने आई, और आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री से, ताकि हम हिस्ट्री से कितना कुछ सीखते हैं, इसके मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है।
आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिन जिन टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।